हमारे साथ बातचीत के लिए बीएसपी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ जी हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, यूपी में 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। कल 6वें चरण का मतदान होना है। ऐसे में अगर बात करें पूर्वांचल की, तो क्या माहौल आपको दिख रहा है? जिस तरह से पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करने का काम किया है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं से और हमारे मीडिया बंधुओं से, तमाम लोगों से वार्ता हुई और उस तरह से फीडबैक मिली है, हम 5वें चरण में एक बड़े बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसी तरह से 6ठे और 7वें चरण में बहुजन समाज पार्टी बड़े बढ़त की तरफ रहेगी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। मायावती जी भी आ रही हैं 3 तारीख को। क्या कुछ तैयारियां हैं उनको लेकर वाराणसी में? माननीय बहन जी की रैली वाराणसी की आखिरी रैली है। इस चुनाव के, इस 2022 के विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली होगी और आखिरी रैली इस बात को सिद्ध करके जाएंगी आदरणीय बहन जी कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। जहाँ तक उनके कार्यक्रम की तैयारी की बात है, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता बहन जी को सुनने के लिए आतुर है। बहन जी को जिस तरह से जब वो सुन के जाता है अपनी रैली से, तो अपने 5 गुने जोश के साथ अपने बूथ पे वोट डलवाने का काम करता है। और इस बार का चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम कर रही है। जिस तरह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर एक प्रदेश में सामाजिक भाईचारा बना करके, सर्व समाज के लोगों में एक भाईचारा पैदा करके अपनी सरकार बनाने का काम किया था, ठीक उसी तर्ज पे आदरणीय बहन जी ने इस बार भी सर्व समाज के लोगों में भाईचारा बना करके अपना कैंपेन शुरू किया। सर्व समाज के लोगों को पार्टी में जोड़ करके, उन्हें जिम्मेदारी दे करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव की मुहिम शुरू की और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगी 2007 की तरह। बीजेपी बोल रही है कि पूर्व बहुमत में सरकार हम बना रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव का भी कहना है कि हम सरकार बना रहे हैं। ऐसे में अगर बसपा की बात करें तो बसपा के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को तो ओवैसी भी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कह रही है। अब कहने में कोई सुप्रीम कोर्ट की रोक तो लगी नहीं है, अगर हम भी कह रहे हैं। लेकिन हम तो एक बात, वो कोई कह रहा है 300 पार, कोई कह रहा है 400 पार, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के दम पर और अपनी 4 बार की सरकार की नीतियों के दम पर, जो हमने लॉ एंड ऑर्डर दिया उत्तर प्रदेश को, जो हमने भ्रष्टाचार को मिटाने का, अपराध को कम करने का, माफियाओं को प्रदेश से बाहर करने का काम किया, और यहाँ तक कि शिक्षा, रोजगार, सबसे ज़्यादा अगर 70 सालों का इतिहास हम उठा करके देखें तो बहन जी ने लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश में शासन किया है। तो जितना 7 साल में विकास बहन जी ने करने का काम उत्तर प्रदेश में किया, जितनी नौकरियां देने का काम किया, उतनी सब सरकारों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में 70 सालों में नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो रात के 1 बजे भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित अपने घर से बाहर, स्टेशन पे, बस अड्डे पे कहीं भी जा सकती है। लेकिन ना इस सरकार में सुरक्षित है, ना समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित थी। हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने 3 जून 1995 को देश और दुनिया के मीडिया को बाकायदा संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले हर जात, वर्ग, मजहब के लोगों की जान, माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी। उस वादे को बहन जी ने अपनी 4 बार की सरकार में निभाया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि बहन जी जो कहती हैं वो तो करती हैं, जो नहीं भी कहती हैं वो भी प्रदेश के हित में करने का काम करती हैं। बीजेपी तो कहती है कि कानून व्यवस्था हमारे कार्यकाल में सबसे अच्छा रहा है, और आप मायावती जी के लिए? मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में जब पुलिस एक आम नागरिक को मारने का काम करती है तो कैसे आम आदमी सुरक्षित है? किस तरह के इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हुए हैं, पूरी आपकी मीडिया ने, सब लोगों ने दिखाने का काम किया, दुनिया के मीडिया ने दिखाने का काम किया। साथ ही साथ लोग जानते हैं कि किस तरह से इस सरकार में फेक इनकाउंटर के नाम पर, गुंडों माफियाओं के नाम पर शरीफ आदमियों को भी इनकाउंटर करने का काम किया, या जिन पे कोई मुकदमा नहीं था उनको जेल भेजने का काम किया। तो कैसे उनके समय में सुरक्षित है? ना तो उनके समक्ष में आम आदमी सुरक्षित है, ना ही सबसे बड़ी बात है ना रोजगार इनके सरकार में मिला, ना इनके समय में किसान सुरक्षित, ना नौजवान। और यहाँ तक कि आप लोगों ने एक बात देखी होगी, जब कोविड प्रोटोकॉल की बात आई थी, जब कोविड मैनेजमेंट की बात आई थी, तो जितना पैसा कोविड मैनेजमेंट के प्रचार में खर्च हो रहा था, उतना पैसा इन्होंने कोविड को कंट्रोल करने में या कोविड में लोगों की जान बचाने के लिए नहीं किया। किस तरह से इतिहास में पहली बार लाशों को जलाने के लिए टोकन लेना पड़ रहा था, लाशों को जलाने के लिए। यहाँ तक कि आपके इसी पूर्वांचल में, जहाँ इस पूर्वांचल का गढ़ प्रधानमंत्री जी का जिला, वहीं से गंगा में लाशें तैरती हुई मिली।
और मैं तो मुझे एक बात याद आती है कि वो जो उन लाशों तैरती लाशों पे जो चील कौए बैठे हुए थे, तो कहते हैं ना कि लाश कह रही थी कागा सब तन खाई हो, चुन चुन खाई हो मांस, दो नैना मत खाई हो मोए अच्छे दिन की आस। तो वो अच्छे दिन की आस में बेचारे वो लाशों में बहते हुए चले गए। ये हालात थी पूरे प्रदेश में। तो किस तरह का कैसे कैसे आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था या फिर उनके समय में कोविड कंट्रोल अच्छा हुआ? केवल दिखाने में आलिस बेल दिखाया उन्होंने। सच्चाई ये है केवल और केवल वो मीडिया के माध्यम से मान लें या अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से मान लें, उसके हिसाब से तो उन्होंने वो दिखाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं। कितने रोजगार दिए बताएं वो? भाई हम तो कहते हैं 7 साल की केंद्र की सरकार होने जा रही है। 8 साल हो रहे हैं धीरे धीरे। 8 साल 7.5 साल में केंद्र में उनके कहे सार 15 करोड़ से ज़्यादा रोजगार बनते हैं। 15 करोड़ रोजगार बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे कि उन्होंने कितने रोजगार दिए, बल्कि रोजगार देने की जगह रोजगार कम करने का काम किया। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि उन्होंने कहा 2 कमरे के पक्के मकान देंगे, कितने लोगों को दिए? उन्होंने कहा 2022 तक सबको पक्के मकान दे देंगे। बहन जी ने पहली साल उनसे पूछा था बजट के बाद कि आपकी पहली साल कितने देंगे, दूसरी साल कितने देंगे? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। पार्लियामेंट में मैं मौजूद था, पूछा गया सरकार से भाई आपने 1 साल में 1.5 साल में कितने मकान बना दिए? नहीं जवाब दे पाए। भाई 7 साल से ज़्यादा हो गई, अगर 22 के लिए उन्होंने कहा 22 में सबको पक्के मकान दे देंगे तो इसका मतलब 70-75% मिल गए होंगे। भाई 7 क्या कितने महीने बचे हैं साल ख़त्म होने में? अगली 8 महीने 10 महीने बचे हैं। क्या 10 महीने में पूरे देश के लोगों को वो पक्के मकान दे देंगे? क्योंकि वो झूठ बोले थे। उन्होंने कहा तो 15 से 20 करोड़ रुपए आएगा, तो कहते हैं जुमला है। तो उन लोगों पे क्या भरोसा आप करेंगे जो लोग अपनी कही हुई बात को जुमला कह देते हैं? जनता कैसे भरोसा करेगी? जनता इस बार उनको बिल्कुल, जो कल आप तूफान परसों देखेंगे, जो तूफान उमड़ेगा बहन जी को सुनने के लिए, वो तूफान से पहले की शांति वाला तूफान होगा। आज कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे हमला हुआ है, जो कभी आपके सहयोगी थे आज सपा में है, क्या कहेंगे? देखिए उन पे हमला क्या कारण हुआ ये तो वही जानते होंगे। पडरौना से धोखा दे के लोगों को भागे होंगे, हो सकता है पडरौना के लोग हों, या हो सकता है जिन पार्टियों को धोखा दे के गए होंगे वो लोग नाराज़ हों। कोई तो उनका समर्थक ही नाराज, कोई तो आहत हुआ होगा। अब कौन हुआ कौन नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे हमले की भी बात पता नहीं है, हमले का कारण क्या है। बहुत से लोग फेक हमला भी करा देते हैं, क्या पता, कैसे कह सकते हैं हम इस बात को। लेकिन जहाँ तक बात रही कि हमारी पार्टी के साथ रहे, हमारी पार्टी ने उनको ज़मीन से उठाकर आसमान पे पहुँचाने का काम किया था। एक मोटरसाइकिल पे घूमने वाले व्यक्ति को बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था, और जिस दिन उन्हें पार्टी से निकाला उस दिन तक वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति थे। यानी कि जिस दिन आए उस दिन से लेकर के जाते समय तक वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके रहे। उत्तर प्रदेश में पहली सरकार बहन जी की थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था। तो उससे पहले तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी भी मौर्य, बिंद, साक्य, कुशवा, मौर्य, सैनी समाज के किसी भी समाज, कुशवा समाज के किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम नहीं किया था। आदरणीय बहन जी ने पहला इनके समाज का मंत्री कैबिनेट बनाने का काम किया तो आदरणीय बहन जी ने किया था स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो ऐसा आदमी धोखा दे सकता है। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। समाजवादी पार्टी के साथ कितने दिन चलेगी? वो तो बच गई, बेटे की टिकट को लेके ही बच गया मामला। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से ही झगड़ लेंगे फिर कहीं रास्ता नहीं बचेगा। कांग्रेस के पास, उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी में शांत हो गए। अब चुनाव के बाद क्या होगा, जब वो तीसरे नंबर पे फाजिल नगर में रहेंगे, आप लोगों के सामने रिजल्ट है आएगा। आज आप वाराणसी में हैं, अगर वाराणसी के 8 विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है बीएसपी को यहाँ से कितनी सीटें निकल रही? बीएसपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीतेगी और ऐतिहासिक यहाँ पर इतिहास रचने का काम करेगी। 2007 से ज़्यादा सीटें जीतेगी बीएसपी। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिद्धार्थ जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सरकार बनेगी, 2007 वाली इतिहास को दोहराया जाएगा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।